न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत के आम आदमी की जेब पर महंगाई की एक और मार। घरेलू गैस की कीमत में हुआ 50 रुपए का इजाफा। हैदराबाद में फी सिलेंडर की कीमत हुई 1052 रुपए। घरेलू गैस की कीमतों में इजाफे पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। बोले, पीएम को मालूम है गैस के दाम 1000 रुपए भी बढ़ जाएं, तब भी वोटर मोदी को ही वोट देगा। हैदराबाद के सरूर नगर बैन मजहबी शादी और कत्ल के वाक़े पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इस्लाम में कत्ल बदतरीन गुनाह और जुर्म है। अगर हम अपने घरों में अच्छा माहौल पैदा करें तो बेराह रवी पैदा नहीं होगी। तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी पहुंचे चंचलगुड़ा जेल। NSUI लीडर और कारकुनान से की मुलाकात। पार्टी की जानिब से मुमकिना मदद का दिया तयखुन। TRS लीडर KTR ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बनाया अपनी शदीद तनकीद का निशाना। कहा, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं बल्कि ऑल इंडिया क्राइसिस कमेटी बन गई है। हैदराबाद या मेदक से इलेक्शन लड़कर दिखाएं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज। और अब खबरों की तफसील। भारत के आम आदमी पर महंगाई का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज हफ्ते को LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। रसोई गैस की कीमत में इजाफे के बाद कौमी राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 999 रुपये 50 पैसे फ़ी सिलेंडर हो गई है, जबकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में फ़ी सिलेंडर की कीमत 1052 रुपये हो गई है। अपोजिशन पार्टियों ने इसे आसमान छूती महंगाई के दरमियान बेहाल घरेलू खवातीन की रसोई में हुकूमत की डकैती करार देकर इसकी पुरजोर मुखालिफत की है। वाज़ेह हो कि रवा माह के आगाज़ में ही कमर्शियल इस्तेमाल होने वाले 19 किलो LPG सिलेंडर की कीमत में 102 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया था। घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा करने पर सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि PM मोदी जानते हैं कि जब तक वो मुल्क में नफ़रत की बात करते रहेंगे, गैस की कीमत में 1000 रुपये का इजाफा भी हो जाए, वोटर PM मोदी को ही वोट देगा। असदुद्दीन ओवैसी ने तंजिया अंदाज में कहा कि आमदनी नहीं बढ़ रही लेकिन महंगाई बढ़ रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात मालूम हो चुकी है कि मैं जब तक नफरत की राजनीति करता रहूंगा, मेरा वोटर को बस वो नफरत की राजनीति चाहिए। उसको गैस पे 50 ने 1000 रुपये बढ़ा दो, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं मोदी जी को वोट दूंगा। वो तो सोच के बैठे हैं ना कि उनको कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नजर नहीं आता और इनकम नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अच्छे दिन आ गए माशाल्लाह। जितने मोदी जी के वोटरों में मुबारकबाद दे रहा हूं आपको कि अब RBI की रिपोर्ट आने वाली है, आप देखेंगे कि 8% इन्फ्लेशन बताएंगे। ये तो मोदी जी के वोटरों को सोचना चाहिए। वो मोदी जी के नफरत की राजनीति को उनको काबिल कबूल है, तो ये भी उनको काबिल कबूल होगा शायद कि वो शायद गैस के सिलेंडर पे नहीं पकाते होंगे, लकड़ी पे पकाते होंगे। शायद उनको आसमान से पक के आ जाता होगा। नहीं मालूम गरीब की तकलीफ क्या होती है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के सरूर नगर में पेश आए बैन मजहबी शादी करने वाले दलित नौजवान के कत्ल के वाक़े की शदीद मजम्मत की और कहा कि इस्लाम में कत्ल बदतरीन गुनाह और जुर्म है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर हम अपने घरों में अच्छा माहौल पैदा करें तो बेराह रवी पैदा नहीं होगी। मैं खुलकर कह रहा हूँ, वो जो वाक़या सरूर नगर में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, कंडेम करती है। हम उसका कंडेम करते हैं इसलिए कि इस्लाम में शादी जो होती है दो मुस्लिम मर्द और मुस्लिम खातून में होती है तो ही निकाह होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में
आपको हिंदू होना जरूरी है, तभी आपकी शादी लीगल होती है। समझे ना बात को आप, ये समझो पॉइंट को, नहीं तो यहां पर भी चुरपुर बहुत शुरू हो जाएंगे। नहीं शुरू कर दिए, देखो इन लोग, यानी ऐसा हाल है कि फंस गई रजिया गुंडों में हाल हो गया मेरा। तो मुसलमानों में निकाह दो मुस्लिम मर्द और औरत में ही निकाह हो सकता है ना। ये एक्ट है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में दो हिंदुओं के दरमियान शादी होती, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट का भी प्रोविजन उसमें है। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। कानूनन जुर्म है, इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे कि अगर कोई एक नाहक इंसान को कत्ल करेगा, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर। किसी ने अगर एक की मासूम की जान बचाई तो उसने पूरे इंसानियत को बचाया। पढ़ो जाकर आप हदीस शरीफ पढ़ो आप। बल्कि मुझे वो वाकया याद आ रहा है कि आलिम दीन ने मुझे बताया था कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत अली शेर खुदा यमन के गवर्नर थे, और यमन में यह हुआ था कि एक शख्स एक खातून की महिला के शौहर का इंतकाल हो गया, उसको एक बच्चा था। उसने दूसरे शौहर से शादी की, दूसरे आदमी से शादी की, और उसने कहा कि देखो ये मासूम बच्चा है, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत में हायल होगा, इसको खत्म कर देते। वो औरत राजी हो गई और सबने मिलकर उसको बच्चे को कत्ल कर दिया। ये खबर आम हो गई, शेर खुदा हजरत अली को मालूम हुआ, उन्होंने पूरा माजरा लिखकर पूरा तफसील खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक आजम के पास भिजा दिया। तो फारूक आजम ने क्या फैसला दिया? फारूक आजम ने कहा कि जितने लोग उस बच्चे के कत्ल में मुलविस है उनसे कसास लिया जाएगा, उनको सजाए मौत दी जाएगी। और फारूक आजम ने कहा कि अगर सना में अगर पूरा सना मुलविस होता तो मैं सब पे सजा नाफिज कर देता। ये कत्ल का मामला है, ये जान की अहमियत है इस्लाम में। सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस की ईद मिलाद तकरीब से खिताब करते हुए सरूर नगर में पेश आए कत्ल के वाक़े पर सियासत करने वालों पर तनकीद की और कहा कि हमने कभी कातिलों की गुलपोशी नहीं की और ना ही कातिलों की पैरवी के लिए वकील फराहम किया, जबकि बीजेपी के लोगों ने अखलाक के कातिलों और अकबर ख़ान के कातिलों की गुलपोशी की। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के डिंडोरी में साक्षी नामी लड़की ने आसिफ खान से शादी कर ली थी, तो आसिफ खान के वालिद का मकान और उसकी दुकान पर बुलडोज़र चला दिया गया। इस तरह की दोहरी पॉलिसी रखने वालों की बैरिस्टर ओवैसी ने मजम्मत की। मैं कंडेम किया, क्या मैंने कहा कि मैं जुलूस निकालूंगा उस कातिल के लिए? क्या मैंने कहा उसके लिए वकील खड़ा करूंगा? क्या मैंने कहा उसको गुलपोशी की जाएगी? नहीं ना। और फिर मध्य प्रदेश में आसिफ का किस्सा है, आसिफ का किस्सा है। वो गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है डिंडोरी। हाँ, उस गांव का नाम है डिंडोरी, मध्य प्रदेश में। साक्षी और आसिफ दोनों अपने पसंद से शादी कर लिए। आपको मालूम क्या हुआ? बीजेपी की हुकूमत ने कहा कि तू साक्षी से शादी करेगा, जाके उसके बाप का घर तोड़ दिया, उसकी दुकान को तोड़ दिए। क्या असदुद्दीन ओवैसी जाकर चीफ मिनिस्टर से बोले कि उसका घर तोड़ दो, आप उस बच्चे का उसने शादी की, उसका घर तोड़ दो? अरे हम तो मजलूम के साथ हमेशा खड़े और आज भी खड़े मजलूम के साथ, क्योंकि कत्ल करना किसी का काम नहीं है। आपने किया ना, अखलाक को मारने वालों पर आपने उनकी गुलपोशी की। रगबर को मारा गया तो आप वो निकले सजाए मौत के बाद, तो आपके मिनिस्टर ने फूल का हार पहनाया बीजेपी के लोगों ने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कत्ल
की मजम्मत करनी चाहिए। हम खातिलों के साथ नहीं खड़े रहेंगे। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी और मध्य प्रदेश के कारखून में फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात के बारे में बात करते हुए कहा कि मजहबी जुलूसों के दौरान मस्जिद, मंदिर और दरगाहों पर हाई रेजोल्यूशन वाले CCTV कैमरे लगाए जाएं और जब भी जुलूस निकले उसे फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट किया जाए ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि पत्थर कौन फेंक रहा है। आपसे बल्कि जहां तक मेरी आवाज अल्लाह के फजलो करम से पहुंचेगी, मैं ये बताना चाहूंगा कि अब किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट CCTV कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन ओवैसी बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की तारीफ की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के ऊपर हाई रेजोल्यूट कैमरे लगाओ ताकि चेहरा दिखना उन चोरों का, उन बदमाशों का, जालिमों का जो पत्थर फेंक कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर बल्कि मंदिर के ऊपर भी लगनी चाहिए, दरगाहों के पास हाई रेजोल्यूट कैमरा, और जहां पर मिक्स लोकेलिटियां हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, दलित भाई रहते हैं, आप वहां पर भी लगाओ। क्योंकि महल्ले के लोग क्या बोलते कि कभी हम इन लोगों को नहीं देखे थे जो बाहर से आके ये गड़बड़ करके गए, तो इनका चेहरा भी महफूज होना चाहिए इन चोरों का। कैमरा लगाइए और जब जुलूस जाएगा फेसबुक पर बोलिए लाइव टेलीकास्ट होगा, बैठ के देखिए। तो हजरत पुलिस हुकूमत को जब भी पता चलेगा कि आप झूठे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस डालकर उनको जेल नहीं भिजा सकते, आप ये काम हमको करना है। खुदा के लिए मेरी इस बात को समझिए आप। मैं 2014 से पुकार कर कह रहा हूं कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात में अगर रोशनी अगर आपको पैदा करना है, कोई आकर चिराग नहीं जलाएगा, कोई आकर मशाल नहीं जलाएगा और तुमको अंधेरी रात में रास्ता दिखाएगा। आपको अपना रास्ता तलाश करना है और मुझे यकीन है कि आप अपना रास्ता तलाश करेंगे। मुझे यकीन है नौजवानों के जो बाशऊर हैं, बासलाहियत हैं, बाअमल हैं और उनमें सोचने और समझने का सलीका है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसका ख्याल रखिए। तेलंगाना के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने आज अपने दौरे के दूसरे दिन शहर हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में महरूज पार्टी की तुलबा तंजीम NSUI के सदर और दीगर कारकुनों से मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी, ताहम आज मुलाकात की इजाज़त के बाद राहुल गांधी चंचलगुड़ा जेल पहुँचे। ये मुलाकात तकरीबन 15 मिनट तक जारी रही। इस दौरान राहुल गांधी ने जेल में महरूज NSUI लीडर और कारकुनों को पार्टी की जानिब से हर मुमकिन मदद का तयख़ुन दिया। बता दें कि इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी, सीनियर कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, मल्लू भट्टी विक्रमार्का, जे गीता रेड्डी, अंजन कुमार यादव, मधु यासकी गौड़ और दीगर मौजूद थे। ताहम सिर्फ राहुल गांधी और मल्लू भट्टी विक्रमार्का को ही जेल में दाखिल होने की इजाज़त दी गई, जिस पर दोनों कायदीन ने जेल में महरूज NSUI के लीडर और कारकुनान से मुलाकात की। इस दौरान चंचलगुड़ा जेल के करीब पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था, जबकि कांग्रेसी कारकुनान और स्टूडेंट्स की भी कसीर तादाद वहां मौजूद थी। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने चंचलगुड़ा जेल के पास मीडिया से बात करते हुए कहा कि दलित और कबायली तुलबा ने राहुल गांधी को
उस्मानिया यूनिवर्सिटी आने की दावत दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इजाज़त नहीं दी और जब NSUI लीडर और कारकुनान ने VC से इजाज़त मांगने गए तो उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। रेवंत रेड्डी ने CM KCR को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि KCR के जवाल का आगाज़ हो चुका है। क़वाइद के मुताबिक हर एक मुलजिम 3 लोगों से मिल सकता है, ताहम KCR के दबाव में सिर्फ 2 लोगों को ही इजाज़त दी गई। అక్కడ విద్యార్థులు ముఖ్యంగా దళిత గిరిజన సంఘాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులు రాహుల్ గాంధీ గారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. అక్కడ విద్యార్థులతో ముఖాముఖి చర్చించి యూనివర్సిటీలో ఉన్న సమస్యలే కాకుండా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఉన్న 100 సంవత్సరాల చరిత్రను అక్కడ చదువుతున్న మహామానవులు చదువుకున్న యూనివర్సిటీని పరిశీలించాలని రాహుల్ గాంధీ గారు అనుకున్నారు. యూనివర్సిటీ అధికారులు అనుమతి నిరాకరించిన నేపథ్యంలో మళ్ళొక్కసారి అనుమతి అడగడానికి విద్యార్థి విభాగానికి సంబంధించిన అధ్యక్షుడు విద్యార్థులు అక్కడికి వెళ్ళారు. అక్కడికి వెళ్ళిన విద్యార్థుల మీద అక్రమ కేసులు పెట్టి నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్స్ పెట్టి ఈ రోజు చర్చలు కూడా జైల్లో నిర్బంధించారు. గత 5 రోజులుగా పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, నేను, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, మిగతా మా శాసనసభ్యులు, మా మాజీ మంత్రి అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి 18 మంది ముద్దాయిలు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు 3 కలవచ్చు. అంటే 60 మందిని మేము బయట నుంచి కానీ కేసీఆర్ ఒత్తిడితోటి ఈరోజు కేవలం 2కే అనుమతి ఇచ్చారు. అందులో మా నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు, మా CLP నాయకులు బట్టి విక్రమార్క గారు లోపలికి మా విద్యార్థులను పరామర్శించడానికి వెళ్ళిండ్రు. ఇది దుర్మార్గమైన చర్య, అనాగరికమైన చర్య, ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకమైన చర్య. कांग्रेस MP कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी की सदारत में वरंगल में किसानों की हिमायत में किया गया जलसा कामयाब होने से CM KCR और दीगर वुज़रा बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना पर वजीर KTR और दीगर TRS कायदीन की जानिब से रिमार्क्स की उन्होंने शदीद मजम्मत की और कहा कि जब KCR कौमी सियासत के लिए दीगर रियासतों को जा सकते हैं तो एक कौमी लीडर क्यों तेलंगाना नहीं आ सकता। మన మహారాష్ట్ర ఎందుకు పోయిండు, తమిళనాడు ఎందుకు పోయిండు, ఆయన రాహుల్ గాంధీ గారు పెట్టలేడు. అన్ని పిచ్చి మాటలు. ఆ సమస్యలు చెప్పి అక్కడ జరిగిన రైతు సంఘర్షణ సభ సక్సెస్ చూసి భయం పట్టుకొని రైతులందరూ రేపు ప్రభుత్వాన్ని కూలగొడతారని KTR ఆ విధంగా మాట్లాడుతాడు తప్ప ఆ KCR పొంగలేదు. వేరే రాష్ట్రాలకు ఒక తండ్రిని నాయనమ్మని దేశం కోసం బలి పోగొట్టుకున్న వ్యక్తి, ప్రధానమంత్రి పదవి అవకాశం వస్తే కూడా చూసుకునే వ్యక్తి ఇవాళ తెలంగాణకు వచ్చి రైతులకు మద్దతు తెలిపితే దాన్ని తప్పుపట్టడం వారి మూర్ఖత్వానికి నిదర్శనం। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने अपने वरंगल दौरे के मौके पर एक प्रेस मीट के दौरान कांग्रेस साबिक सरबराह राहुल गांधी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रियासत में किसानों की खुदकशियों के मुतालिक वरंगल जलसे में राहुल गांधी की जानिब से पेश करदा आदाद-ओ-शुमार और उनकी जानकारी में कमी के लिए तनकीद की। इस दौरान KTR ने AICC को एक नया नाम भी दिया। KTR ने कहा कि ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं बल्कि ऑल इंडिया क्राइसिस कमेटी है। ఇంకా గమ్మత్ ఏంటంటే ఆయన అంటాడు, మేము చాలా విచిత్రం అనిపించింది నాకు, KCRను క్షమించమాట. నువ్వు ఎవరికి క్షమిస్తావు? నీకు ఏంది, నువ్వేంది, నీ లెక్కేంది, నేను ఎవడు అడిగాడు? పొత్తు పెట్టుకోం TRS నేను అడిగినోడు ఎవరు? ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ పొత్తు పెట్టుకుంటాను తాపత్రయపడుతున్నాడు ఎవడు ఉన్నాడా? ఒక అవుట్డేటెడ్ పార్టీ, అవుట్ అయిపోయిన పార్టీ. ఈ సొంత సీటే గెలవలేవు, అమేథీలనే గెలవలేవు. ఆడ దిక్కులేకపోయి కేరళలో పడ్డావు, అమేథీలు అంతే. నువ్వేదో పెద్ద పీకుడులోకి ఇక్కడికి వచ్చి నేను తెలంగాణలో గెలిపిస్తాను ఏదో డిక్లరేషన్ అట. ఏం చేయగలుగుతావు నువ్వు? సొంత పార్లమెంట్ గెలవలేవు, నీ సీటు నువ్వు గెలవవు, నీ సీటులో 2 అసెంబ్లీ సీట్లు గెలిపేయలేవు. నువ్వు పెద్ద అధ్యక్షుడివి, నువ్వు కాంగ్రెస్ నాయకుడివి, నువ్వు తెలంగాణకు వచ్చి ఇక్కడ పీకి పందిరేస్తావు. మేము చూడాలి. గత పిక్చర్లే కనబడతావు. ఇంకా విచిత్రమైన మాటలు. నేను బీజేపీకి వత్తాసుగా ఎవరైనా మాట్లాడితే ఊకోను. అరే నువ్వు నీ గాంధీ భవనే గాడ్సే అప్పచెప్పినావు కాదా? ఈ గాంధీ భవనే గాడ్సే చేతులు పెట్టినావు నువ్వు. ఈ గది కూడా సోయలేదు. ఎవడైనా ఈ PCC ప్రెసిడెంట్ RSS భావజాలం నరనరాన్ని నింపుకున్నాడు నీ PCC ప్రెసిడెంట్। कांग्रेस के साबिक सरबराह राहुल गांधी के हैदराबाद दौरे पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए अपना रद्देमल जाहिर किया। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा कि वो हैदराबाद से इलेक्शन लड़े और किस्मत आजमाएं, आप मेदक से भी इंतखाब लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि अब आप वायनाड से भी हारेंगे।
देखिए, कोई भी तेलंगाना को आ सकता है और तेलंगाना की खूबसूरती देखकर जा सकता है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है हमारे को। मगर उन्होंने जो आए और उनको पता ही नहीं है कि क्या भाषण देना है। उनका एक वीडियो मीडिया में आया है कि वो पूछ रहे हैं कि बताइए क्या बोलना चाहिए। तो जब आपको यही नहीं मालूम कि तेलंगाना की जनता को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और क्यों आपका साथ दें, आप बिल्कुल जहन आपका एम्प्टी है। आप क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे और कैसे टीआरएस से मुकाबला कर पाएंगे आप। और दूसरा ये है कि कांग्रेस बिल्कुल जीएचएमसी में वाइप आउट हो चुकी है, जहाँ पर 24 असेंबली सीट्स है। तो ठीक है, आए, अच्छा है, आते रहिए। कांग्रेस को चैलेंज करने नहीं, वो बीजेपी को भी चैलेंज करना है और आपको भी चैलेंज करना है। अरे हम तो बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जो है आप बजाय अब तो वायनाड भी हार जाएंगे, आप आ जाइए हैदराबाद सिकंदराबाद लड़ लीजिए, किस्मत आजमाइए। आपने कहा या चलिए आप मेदक लड़ लीजिए, आइए ना, किस्मत आजमाइए। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि पंजाब में किए गए वादों में से एक भी वादे को पूरा ना कर पाने वाली कांग्रेस अब तेलंगाना में नए ड्रामे कर रही है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस जिन रियासतों में बरसर इख्तियार है, क्या उन रियासतों में तेलंगाना की तरह डिक्लेरेशन का कांग्रेस ने ऐलान किया है। निरंजन रेड्डी ने पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में टीआरएस के अरकान असेंबली बालका सुमन और वेंकटेश्वर रेड्डी के हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत ने राइतु बंधु के तहत किसानों के खातों में 50,000 करोड़ रुपए की रकम जमा करवाई है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि 75 बरस की हुक्मरान के दौरान क्या कांग्रेस ने किसानों के इंश्योरेंस के बारे में सोचा। నిన్న తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ అధినాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు డిక్లరేషన్ పేపర్ ఈ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇచ్చినటువంటి స్క్రిప్ట్ని చదివేటువంటి క్రమంలో తన ఉపన్యాసంలో పలు అంశాలని స్పృశించినారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్నట టీఆర్ఎస్ పార్టీనట క్షమించేది లేదని మాట్లాడుతున్నాను. నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఆయన ఎవరు క్షమించనికే? ఆడలేదు, చూడలేదు, కొడుకుపేరు సోమలింగం అయినట్లు మీ చేతిలో కేంద్రం లేదు, రాష్ట్రం లేదు, నువ్వు మళ్ళీ వస్తావనేటువంటి గ్యారంటీ లేదు. నీ సొంత పార్టీ సీనియర్ నాయకులు 23 మంది లేఖలు రాసి మా పార్టీ పని అయిపోయింది, నాయకత్వం మారాలని మీ పార్టీలోనే అప్పటి పరిస్థితి ఉంది. నీ కోటరీలోనే ఆత్మీయులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు మీకు బీజేపీలోకి పోయి పలు రాష్ట్రాల్లో నీ యంత్రాంగమే లేకుండా పోయింది. మీరున్న స్థితిలో మీకే దిక్కు లేదంటే మీరు మమ్మల్ని క్షమించేది ఏంటి, దేనికి క్షమించేది? खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर IT और सनत के तारक रामाराव ने आज वरंगल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क में काइटेक्स गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का संग बुनियाद रखा। ये यूनिट 1600 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। इस मौके पर KTR ने गणेश ग्रुप के 2 यूनिट्स का भी इफ्तिताह किया जो 550 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से बनाई गई हैं। इन तीनों यूनिट से तकरीबन 16,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा को किए गए ट्वीट में कहा कि आपके खुद बीजेपी के रुकन असेंबली का कहना है कि कर्नाटक का वजीर आला उनको बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए रिश्वत देने की ख्वाहिश की गई थी। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि उनको 40% कमीशन अदा करना पड़ता है। यहाँ तक कि मठ के साधुओं का कहना है कि उन्हें 30% कमीशन अदा करना पड़ता है। कुछ कहना है ED, IT, CBI के लिए कोई आदेश। तेलंगाना के वज़ीर आला के फर्जंद वो TRS के कारगुजार सदर KTR ने इस तंजिया ट्वीट के साथ अखबारात के तराशे भी पोस्ट किए।
तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मोहम्मद मसीउल्लाह खान को मुंतखब कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक आज दफ्तर वक्फ बोर्ड में बोर्ड के अरकान का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अरकान की मुत्तफ़िक़ा राय से मोहम्मद मसीउल्लाह खान को वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब कर लिया गया। जिसके बाद मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड के अरकान MLC फ़ारूक हुसैन, कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, TSMFC चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ और दीगर TRS कायदीन की मौजूदगी में अहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने नए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वहीं मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने उन्हें यह मौका फराहम करने के लिए वज़ीर आला KCR और दीगर का शुक्रिया अदा किया और वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। मैं पहले अल्लाह के रसूल के बाद हमारे CM साहब और ख़ासकर मेरे जो पॉलिटिकल गुरु है हमारे महमूद अली साहब और जितने मेंबरात हैं, ख़ासकर हमारे पार्टी के MLC साहब फ़ारूक हुसैन साहब और जितने मेंबर हमारे जावेद साहब है और कौसर हुसैन साहब है, कौसर मुहिउद्दीन साहब, जितने भी मेंबरात हैं हमारे, मैं सबका दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग CM साहब ने मेरे को इतने बड़े अहदा नवाजा है, मैं CM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस हज कमेटी में वो करने के बाद मेरे को फिर वापस ये मौका दिया गया है कि वक्फ बोर्ड करने के लिए। और ख़ासकर इसके अंदर वक्फ की जितने जायदाद है ये सब लोग अपने वक्फ करते हैं, ख़ासकर अपने जितने यतीम असीर के लिए करते थे और ये सब अल्लाह की घर की प्रॉपर्टीज़ है। इंशाअल्लाह ताला हम हमारा स्टाफ, हमारे ख़ासकर मेंबरात पूरे मिलकर ये प्रॉपर्टी को अच्छे से अच्छा सेव करेंगे। वो इसका जो भी हालात थे इससे अच्छा हम करेंगे और अल्लाह के रसूल के बाद इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अच्छा काम कर जितना तहफ़्फ़ुज़ात हो सके वक्त के प्रॉपर्टियों का इंशाअल्लाह ताला अच्छे से हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को और इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट लेके आएंगे। जो टाइमिंग दी गई है सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मैं खुद यहाँ अवेलेबल रहूँगा। कुछ भी आप लोगों के कंप्लेंट्स है, सजेशंस है, आप लोग प्लीज़ आइए, यहाँ रूबरू रहिए, आकर हमारे को कोई भी चीज़ का अगर आपको कंप्लेन है बराबर हम यहाँ पे है। आपको सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हम यहीं अवेलेबल रहेंगे। मैं ही बोल के नहीं, हमारे मेंबर्स भी आप आकर यहाँ पे हमारे को कंप्लेन भी कर सकते हैं, ख़ासकर कोई भी ऐसी चीज़ है। और मैं ख़ासकर जितने लोग, ख़ासकर तेलंगाना स्टेट के जितने मुसलमान भाई हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, ये प्रोटेक्शन का काम हमारा तो है, ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों को भी ये ज़िम्मेदारी है कि आप लोग भी ये चीज़ को प्रोटेक्ट करिए। ख़ासकर अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हमारे तक इन्फॉर्मेशन दीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम हमारे मेंबरात, हमारा स्टाफ ये चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। शुक्रिया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वक्फ बोर्ड के नौ मुंतखब चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और दीगर तमाम अरकान को मुबारकबाद दी। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान की सदारत में वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, किरायों में इजाफा और दीगर उमूर बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर चेयरमैन की हैसियत से मोहम्मद मसीउल्लाह खान के इंतखाब पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और दीगर तमाम वक्फ अराकीन का भी शुक्रिया अदा किया। मसीउल्लाह खान साहब को सदर मुंतखब किया गया, उसके लिए मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मसीउल्लाह साहब पाबंदी से जिस तरह वायदा किए उनके साथ वक्फ बोर्ड के जो हमारे CEO वक्फ बोर्ड है और इनका पूरा स्टाफ हमेशा सुबह मौजूद रहेगा। और लोग जो में काफ़ी दिन से चूँकि इंतखाब होने से काफ़ी टाइम लगा है, उसके लिए काफ़ी पेंडिंग इश्यूज़ है। इंशाल्लाह तमाम मेंबरों से मेरी गुजारिश है चेयरमैन साहब से कि आप सब मिलकर और मुत्तफ़िक़ा तरीके से फ़ैसले लेते हुए वक्फ बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए। तो इंशाल्लाह इस मरतबा मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो जायदादों को डेवलप करना है उसे भी ज़रूर डेवलप किया जाएगा। वक्फ के किरायों में इजाफा किया जाएगा। वक्फ की अगर जितनी ज़्यादा आमदनी होगी वो आमदनी उन मुस्तहिक़ लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो वक्फ एक्ट के अंदर आते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले 5 साल बहुत अच्छे रहेंगे और तमाम मेंबरान अल्लाह के फल से बहुत अच्छे मेंबरान हैं और सब मिलजुल कर, और जब भी कोई मीटिंग हो आपस में प्यार से मोहब्बत से बैठकर, जैसा साबिक़ा की में कभी थोड़ा बाज़-औक़ात इख्तिलाफ़ राय होती थी, इख्तिलाफ़ राय तो ज़रूर रहती है मगर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव काम हुआ तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं तमाम मेंबरों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड की संभालना जो है बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह की अमानत है। लोग अल्लाह के नाम पे वक्फ करते हैं, इसकी हिफाजत करना हमारे तमाम मेंबरान और सदर की ज़िम्मेदारी है। और यहाँ जो स्टाफ की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, जितना स्टाफ हुआ ज़रूर उतना हम देंगे। और वक्फ बोर्ड कमेटी भी, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड भी डालेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड नहीं पड़े। हमारे पास CM साहब ने 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट किए, हैदराबाद छोड़कर
32 डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड कमेटियाँ डाले जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर हैदराबाद में भी एक सब कमेटी डाली जाएगी। जैसा भी कानून की राय होगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा, ताकि वक्फ बोर्ड की ज़्यादा ज़मीनात की जहाँ डिस्ट्रिक्टों में, विलेजों में उसकी अच्छी तरीके से हिफाजत होना चाहिए। और वक्फ महकमे के अंदर भी जहाँ पर भी स्टाफ की ज़रूरत है, ज़रूर उसमें स्टाफ को और इजाफा किया जाएगा और काबिल लोगों को रखा जाएगा, ताकि अच्छे से अच्छा काम हो। स्टाफ में भी इजाफा किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ भी डाली जाएगी। इंशाल्लाह आने वाले टाइम जो कोताहियाँ हैं, जो भी जिस तरीके से कोताहियों का मतलब कोताही नहीं बल्कि उसमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो चीज़ छूटी फूटी है उससे भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूरा किया जाएगा। हमारे मेम्बरान का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। सीनियर मेंबर्स हैं हमारे पास जो थर्ड टाइम भी यहाँ पर आए, तो उन सब की ताउन से इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम होगा। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, TRS MLC फ़ारूक हुसैन, नवमंतखब वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक की शालपोशी और गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी, जिस पर मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने उन तमाम का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर मिनी स्टेडियम में समर स्पोर्ट्स कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-ए-आज़म वॉलीबॉल, शटल कॉक, रैकेट और दीगर अशिया तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए हर एक को खेलों की ज़रूरत है। उन्होंने उन तमाम लोगों को मुबारकबाद दी जो देहात से साइकिलों पर स्टेडियम आए और गेम्स में हिस्सा लिया। మన యొక్క ఆరోగ్యం బాగుంటేనే మన మనసు బాగుంటుంది, బుద్ధి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యానికి సూచిక గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్. గేమ్స్, స్పోర్ట్స్ ను బాగా ఆడుకున్నటువంటి పిల్లలు చదువులో కూడా తెలివిగా ఉంటారు, చదువులో కూడా ఎక్కువ మార్కులు సంపాదిస్తారు. శారీరక బలహీనంగా ఉన్నవారు అటు శారీరకంగా బలహీనమే కాకుండా మానసిక బలహీనత కూడా వస్తుంది. అందుకే ఇప్పుడు ఇబ్రాహీంపేట నుంచి, దక్కల్దాన్ తాండా నుంచి, దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా సైకిల్ మీద వస్తున్నటువంటి పిల్లలకు నేను మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను। आदिलाबाद बस डिपो में आज एक तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर RTC MD सज्जनार के हाथों प्रगति चक्रा अवार्ड हासिल करने वाले शालिक राव और प्रवीण के साथ साथ लेवल अवार्ड्स हासिल करने वालों को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई। इस दौरान मुसाफिर जो 6 तोला सोने के जेवरात भूल गया था, उसे वापस करने वाली खातून कंडक्टर शोभा को भी एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में DVM मधुसूदन, DM विजय, RM सुधा प्रमिला, लॉयंस क्लब के नायब सदर विश्वा और दीगर मौजूद थे। అలాగే మీరైతే ఆర్టీసీలో ఉద్యోగపడితే మనం సైనికుల్లాగా పనిచేయాలంటారు. ఎందుకంటే మనం ఎండలక, వానలక, పగలక, రాత్రులక మనం అందరము 24/7 ప్రజాసేవలో ఉంటాం. సో అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ సైనికుల్లాగే మనం కూడా పనిచేస్తాం. సో స్పెషల్లీ ఇట్లాంటి వాతావరణంలో కూడా మనం అందరము కష్టపడి మంచి ఆదాయం తెచ్చి టార్గెట్స్ అచీవ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి అందరికీ మళ్ళా ఒకసారి నేను అభినందనలు తెలుపుతున్నాను। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में वाक़ तारीख़ी सरकारी अस्पताल उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ अंजाम दी जा रही हैं। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर B नागराजू ने इस ज़िमन में डॉक्टर मनीषा सहाय नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर मल्लिकार्जुना यूरोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स के हमरा एक प्रेस मीट करते हुए तफसीलात पेश की। इस मौके पर एक मरीज़ भी मौजूद थे जिन्होंने अपने तासुरात पेश किए। Sahai and my team members are there, Dr. Kiranmai, Dr. Anuradha, Dr. Vikram and Dr. Rama and all postgraduates, and big support from urology department. I congratulate Dr. Mallikarjun, Dr. Ramkrishna Prasad, Dr. Santosh, all the urology members, Dr. Pandu Nayak, Dr. Pavni Madam, Department of Anesthesia, administration including superintendent, deputy superintendent and all the RMOs, because it's a teamwork which I strongly believe. No department can exist alone. So thank you for all those present and those who are not present. We have done around 700 transplants, as respected superintendent already said, 55 cadaver transplants and remaining live donor transplants. Most of our donors are mothers or sisters. So the transplant rate has been very good, and the longest surviving, second longest surviving transplant in the whole country
is from Osmania, though it's a government hospital. So among all government and private hospitals, the first transplant was performed in 1982, and that person is now completed around 30 plus years. Brother was the donor. So happy to share that, and it's a very good initiative from Urology Department. I wholeheartedly congratulate Urology Department. Urology Department has been working very closely. Anesthesia department as well. They are doing lab donor nephrectomies. Lab donor nephrectomy का हिंदी में समझाऊँ तो मतलब ये है कि छोटे होल से किडनी निकालते हैं ताकि डोनर को भी कोई तकलीफ भी नहीं रहता, स्कार भी नहीं रहता. छोटे से होल से निकालते हैं और डोनर जल्दी ठीक हो जाता है, डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाता है. डिस्चार्ज తొందరగా అయిపోతుంది డోనర్ కి, ఎందుకంటే చిన్న హోల్ ఉంటుంది, చిన్న సర్జరీ. సో ఇట్ బ్రింగ్స్ డౌన్ the scars and the recovery time for the donor. So, and Osmania in Telangana is the only government hospital doing it. So, excellent sir, congratulations to whole urology team. ट्रांसप्लांट मार्च होने हुआ, प्रेजेंट मैंने और हेल्थ बहुत ठीक है और मेरे हस्बैंड भी बहुत ठीक है. आपके डॉक्टर्स को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ सर. कहीं मतलब प्राइवेट में तब बहुत हो सके. हाँ बोलिए माँ. मेरे तो छोटा एक साल का, 4 साल का, उसको मेरे को बहुत मारना पड़ा. उस बारे को बहुत टैक्स बोलना चाहती हूँ सर. मैं मेरे हस्बैंड को बहुत कुछ बचा है वो, इसलिए मैं उसमें कभी साथ में नहीं जा सकती. तब उसका थैंक यू उस्मानिया, थैंक यू. शहर हैदराबाद के सरूर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद PNT कॉलोनी में एक खातून की लाश उसके घर से मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई. पुलिस को शुबा है कि खातून के रज़ाई बेटे ने उसका कत्ल कर डाला. खातून की शनाख्त 58 साला भूदेवी के तौर पर की गई है. पुलिस के मुताबिक मुलजिम साइद तेजा ने मुबैना तौर पर अपनी मां के कीमती सामान पर नज़र रखी थी और उसे कत्ल करने के बाद वो नकदी और सोने के जेवरात लेकर फ़रार हो गया. सरूर नगर पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है. లేడు వాళ్ళు తీసుకుపోయిందా ఏమైందో, ఆమె చనిపోయి ఉంది, మా బాబు చిడాబు వస్తుంది, ఎవరిని అడిగినా లేదని అంటారు సార్. కెమెరాలో చూసి 2-3 కనిపిస్తున్నారు అంటారు. అక్కడ బయట దాకా కనిపిస్తున్నారు, బ్యాగ్ పట్టుకుపోయి కనిపిస్తున్నారు. పోలీసులు పొద్దున్న నుంచి మంచి మంచి ఆఫీసర్లు వచ్చారు సార్. వీడియో తీసారు, అవి చేతి అవన్నీ తీసుకుపోయారు సార్. అక్కడ దాకా కెమెరాలలో చూస్తే బయట లైట్లు ఉన్నాయి, సైకిల్ మోటార్లకి ఎంతమంది వచ్చారు అని అనుకుంటారు, కానీ ఇల్లంతా ఆగమైపోయింది సార్. सिकंदराबाद क्लॉक टावर के करीब वाक़े यशोदा हॉस्पिटल के रूबरू वाक़े सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से वहां पार्क की हुई 8 कारें और 2 मोटरसाइकिलों को शदीद नुकसान पहुंचा. राहत की बात यह है कि दीवार के गिरने के वक्त वहां किसी के मौजूद ना होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. कार और मोटरसाइकिल मालिकीन ने इस मामले में मोंडा मार्केट पुलिस में शिकायत की. मुतासरा लोग इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि अब उनके नुकसान की भरपाई क्या अस्पताल इंतज़ामिया करेगा या फिर वो लोग करेंगे जो पार्किंग के लिए पैसे वसूल कर रहे हैं. जलपल्ली बल्दिया हुदूद में आवारा कुत्तों ने 13 बकरियों पर हमला कर दिया, जिसमें से 6 बकरियां मर गईं जबकि दीगर ज़ख्मी हो गई हैं. ये वाक़या शाहीन नगर उस्मान नगर इलाके में पेश आया. मुकामी अवाम का कहना है कि आवारा कुत्तों की बहुतात से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना है. रात के औक़ात मोटरसाइकिल सवारों और दीगर राहगीरों पर ये आवारा कुत्ते हमलावर हो रहे हैं, जबकि छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग अफराद को भी ख़तरा लाहक है. मुकामी अवाम का कहना है कि इस ज़िमन में जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई मुस्बित इक़दामात नहीं किए जा रहे. उन्होंने म्यूनसिपल चेयरमैन और कमिश्नर से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की. याद रहे कि चंद दिन क़ब्ल आवारा कुत्तों के हमले की वजह से गोलकुंडा इलाके में 2.5 साला कमसिन की मौत वाक़ हो गई थी. 6-7 बच्चों को जो है सो कुत्ते पकड़ के जख्मी कर दिए. दवाखाना उस्मानिया में भी ले जाके बताए. हमारे चेयरमैन अहमद सादी साहब से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप जो सो कुत्तों को गाड़ी को भेज के तरह के कुत्तों को ज़रा पकड़ाइए. बहुत आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है मेरे भाई, आप ज़रा तवज्जो फरमा दीजिए. यहाँ पर शाहीन नगर जो उस्मान नगर जो पहाड़ है, बकरियाँ कुत्ते वहाँ से जंगली कुत्ते आ रही, हमारे बकरियों को और हमारे जो सो मासूम बच्चे खेल रही, वो लोग को भी काट दे रहे हैं, बच्चों को भी काट रही. यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है. अब क्या बच्चों को पकड़ के घर में रखेंगे, छोटे बच्चों को? आप ज़रा कोशिश करिए, ज़रा कुत्तों की गाड़ी भेजिए मेरे भाई. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर. भारत के आम आदमी की जेब पर महंगाई की एक और मार. घरेलू गैस की कीमत में हुआ 50 रुपए का इजाफा. हैदराबाद में फी सिलेंडर की कीमत हुई 1052 रुपए.
घरेलू गैस की कीमतों में इजाफे पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। बोले, पीएम को मालूम है गैस के दाम 1000 रुपए भी बढ़ जाएं, तब भी वोटर मोदी को ही वोट देगा। हैदराबाद के सरूर नगर बैन मजहबी शादी और कत्ल के वाक़े पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इस्लाम में कत्ल बदतरीन गुनाह और जुर्म है। अगर हम अपने घरों में अच्छा माहौल पैदा करें तो बेरारवी पैदा नहीं होगी। तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी पहुंचे चंचलगुड़ा जेल। एनएसयूआई लीडर और कारकुनान से की मुलाकात। पार्टी की जानिब से मुमकिना मदद का दिया तयखुन। टीआरएस लीडर केटीआर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बनाया अपनी शदीद तनकीद का निशाना। कहा, एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं बल्कि ऑल इंडिया क्राइसिस कमेटी बन गई है। हैदराबाद या मेदक से इलेक्शन लड़कर दिखाएं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।